कहानी शुरू होती है एक पुराने और टूटे फूटे से घर में। उस घर के अंदर एक आदमी और उसकी पत्नी को कुछ लोन शार्क्स बहुत ही बेरहमी से पीट रहे थे। एक ने तो गरम आयरन लेकर उस आदमी की गोद पर जला दिया था। आदमी के मुंह से खून निकल रहा था और वो गिड़गिड़ा कर उनसे कह रहा था, प्लीज मुझे 1 और महीना दे दो, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन लोन शार्क का लीडर, जिसके हाथ में वही गरम आयरन था, मुस्कुराते हुए बोला, अगर तूने किसी और से उधार लिया है तो अपने ऑर्गन्स बेच दे, पैसे चुकाने के लिए असली इंसान वही करता है। फिर उसने उस आदमी का गला पकड़ लिया और उसका चेहरा आयरन से जलाने वाला था। उसने कहा, थोड़ा दर्द तुम दोनों को भी महसूस होना चाहिए, तभी समझ पाओगे उन लोगों का दर्द जिन्हें पैसे वापस नहीं मिलते। लेकिन जैसे ही वो आयरन चेहरे की तरफ लाने वाला था, उसकी नजर औरत पर पड़ी। वो कांप रही थी और जोर से सांसें लेती हुई फोन पर कुछ कर रही थी। लीडर ने तुरंत उसके हाथ से फोन छीना और गुस्से में बोला, क्या कर रही थी? पुलिस को बुला रही थी या किसी मरे हुए को कॉल कर रही थी? जब उसने फोन की स्क्रीन देखी तो शॉक हो गया। औरत अपने बेटे से बात कर रही थी। बेटा पूछ रहा था, मॉम वेयर आर यू? आई एम अनएबल टू रीच यू। और जब वो मैसेज टाइप कर चुकी थी कि बेटा घर मत आना, तभी लोन शार्क ने फोन छीन लिया और वो मैसेज भेजा नहीं जा सका। लीडर को एकदम से मजा आया। उसे एक जबरदस्त आइडिया आया। वो बोला, तुम दोनों को मारने का क्या फायदा जब तुम्हारा बेटा भी है, अब उसे ही मजा चखाते हैं। वो कपल रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि उनके बेटे को कुछ ना किया जाए, लेकिन किसी ने सुना नहीं। लीडर ने अपने आदमियों को कहा, इनके मुंह बंद कर दो, आवाज नहीं आनी चाहिए वरना लड़का डर जाएगा। फिर दोनों को दीवार से बांध दिया गया और तभी उनका बेटा आ गया। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट था और उसका नाम था कंग सन वू, और इस कहानी का यही असली हीरो है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी मां, जिसकी जुबान बंद थी, आंखों से रोती हुई उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सन वू अंदर आ चुका था। लोन शार्क्स उसे देखकर तैयार खड़े थे। सन वू ने कैजुअली अपना शू उतारा, बैग एडजस्ट किया और बोला, आई एम होम। लेकिन उसे कुछ समझ में आता उससे पहले ही एक गून ने उसके सिर पर रॉड से वार कर दिया। मां को लगा अब तो बेटा गया, लेकिन तभी सबके होश उड़ गए। सन वू ने उसी आदमी को जिसने रॉड से मारा था उसके कंधे से पकड़ा और एक ऐसा पंच मारा कि उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया। हालत ऐसी थी कि अगर उसे कोई नरक में भी भेजे तो शायद नरक वाले भी रिजेक्ट कर दें। सब हक्के बक्के रह गए। लीडर के तो पसीने छूट गए। उसे समझ आ गया कि यह लड़का एक विरोधी लड़ाई में नहीं हार सकता। उसने अपने आदमियों को चिल्लाकर कहा, सब एक साथ हमला करो, जरूरत पड़ी तो मार डालो। एक गून ने हमला किया, लेकिन सन वू ने उसे इजीली डॉज कर दिया। उसी समय दूसरे गून को रिब्स पर इतनी जोर की हिट दी कि कई रिब्स टूट गईं। वो बंदा दर्द में रॉड छोड़कर सांस लेने लगा, लेकिन सन वू ने फिर से उसी जगह पर एक और हैवी पंच दे मारा। अब रिब्स पूरी तरह से क्रश हो गईं। फिर उसने पहले अटैकर की लेग पकड़ी और जोरदार किक से उसकी हड्डियां चूर चूर कर दी। 3 गून्स ऑलरेडी गिर चुके थे। फिर एक और बेवकूफ आया जो सोचा कि चेयर से अटैक करेगा। उसने सच में सन वू के सिर पर चेयर मारी। अटैक हुआ, लेकिन असर 0। सन वू ने उस अटैकर को ऐसा पटका कि वो सीधा दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। लीडर समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो गया। अब उसे लगा कि शायद वो सन वू के पिता को धमकाकर काम निकाल सकता है, लेकिन उसने जैसे ही सामने देखा, सन वू ने वही गरम आयरन उठाया और लीडर का सिर पकड़ के दीवार में प्रेस कर दिया। क्रैक! उसकी गर्दन टूट गई। अब एक भी गून बचा नहीं था। सन वू बुरी तरह से सांस ले रहा था। वो अपने पेरेंट्स के पास गया, उनकी रस्सियां खोली और जाते जाते बोला, अगर गरीब नहीं होते तो मुझे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना कहकर वो वहीं फेंट हो गया। कुछ घंटे बाद मल्टीपल एम्बुलेंसेस में लोन शार्क और उसके लोग हॉस्पिटल पहुंचाए गए। सब दर्द में चिल्ला रहे थे। डॉक्टर्स भी एक्सट्रीम प्रेशर में थे क्योंकि हालत बुरी थी। रिसेप्शन पर एक आदमी खड़ा था, आंखों पर ग्लासेस। उसने नर्स से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? नर्स ने काल्मली जवाब दिया, एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने पूरे गैंगस्टर ग्रुप की धुनाई कर दी अकेले। ये सुनते ही ग्लासेस वाले आदमी के होश उड़ गए। उसी के सामने लोन शार्क बॉस को स्ट्रेचर पर लिटाया जा रहा था। उसके गले पर सपोर्ट पैड बंधा था। बॉस ने एक नए आदमी को बुलाकर कहा, जा उस हरामी को ढूंढ और मार डाल जिसने हमें इस हालत में पहुंचा दिया। लेकिन उस अंडरलिंग ने बॉस को बताया कि वो लड़का भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। अंडरलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, नो प्रॉब्लम, ब्लैक बेयर अभी अभी गया है तो समझो वो लड़का तो अब गया। ये बात सुनकर सामने खड़ा ग्लासेस वाला आदमी चौंक गया। उसे जैसे ही ब्लैक बेयर का नाम सुनाई दिया, उसने तुरंत नर्स से पूछा, वो हाई स्कूल लड़का किस रूम में एडमिट है? नर्स ने कहा, रूम 202। बस फिर क्या था,
वो सीधे इमरजेंसी वार्ड के पास से दौड़ते हुए रूम 202 की तरफ भागा। मन ही मन सोच रहा था, अगर ये वही एरिया का ब्लैक बेयर है जिसे मैं जानता हूं तो वो इनका टॉप फाइटर कैंडिडेट है। उसे एक्शन में देखना जरूरी है ताकि पता चले उसका रियल स्ट्रेंथ कितना है। रूम के पास पहुंचकर वो रुका और अंदर झांकने लगा। अंदर जाने के बजाय वो देखना चाहता था कि आखिर ब्लैक बेयर क्या करता है। उसे सनवू के लिए थोड़ा दुख हो रहा था, लेकिन क्यूरियोसिटी ज्यादा थी। ब्लैक बेयर की ताकत देखनी थी। सनवू उस वक्त भी हॉस्पिटल बेड से कनेक्टेड ड्रिप के साथ ब्लैक बेयर को फेस कर रहा था। ब्लैक बेयर खुद से बड़बड़ाया, मुझे लगा था किसी रियल थ्रेट के लिए बुलाया जाएगा, ये तो कोई हाई स्कूल का पंक निकला। फिर सनवू से बोला, डोंट टेक इट पर्सनली, आईव गॉट डेट्स टू कलेक्ट टू। लेकिन तू इंटरेस्टिंग लग रहा है, तू डर नहीं रहा मुझसे, चल अब तुझे दिखाता हूं असली डर क्या होता है। लेकिन सनवू ने उसे मौका ही नहीं दिया। उसने लाइटनिंग फास्ट जैब मारा, बट ब्लैक बेयर उससे भी फास्ट निकला। उसने सनवू के सिर पर ऐसा स्लैप मारा कि वो सीधा जमीन पर गिर गया, जैसे कोई मच्छर को फ्लाई स्वॉटर से मारता है। सनवू जमीन पर खून खांसते हुए पड़ा था और बाहर से देख रहा ग्लासेस वाला आदमी इंप्रेस्ड था। ब्लैक बेयर की स्पीड बहुत क्रेजी थी, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सही डिलीवर किया था। ब्लैक बेयर हंसते हुए बोला, बेटा चाहे जितना भी क्रेजी बन, अगर तुम आंखें वाइड ओपन करके मुझसे भिड़ोगे तो मैं तुम्हें गिरा ही दूंगा। लेकिन अगले ही पल सब हैरान रह गए। सनवू धीरे धीरे उठा, उसने अपने मुंह से खून साफ किया और बोला, तू बहुत बोलता है, कंसिडरिंग तेरे पास है कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर ब्लैक बेयर चिढ़ गया, लेकिन साथ ही एक्साइट भी हो गया। उसे मजा आ रहा था, क्योंकि यही तो थ्रिल होता है जब कोई डरे बिना सामने आता है। ग्लासेस वाला आदमी अब सीरियस हो गया था। उसे एहसास हुआ कि ब्लैक बेयर सच में सनवू को किल करना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जाए, सनवू ने ब्लैक बेयर की पहली स्ट्राइक डॉज की और जोरदार किक सीधा उसके चेहरे पर मारी। ग्लासेस वाला आदमी एकदम शॉक्ड रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई ब्लैक बेयर को गिरा सकता है, लेकिन ब्लैक बेयर ने अपने हाथ से खुद को गिरने से बचा लिया। अब ग्लासेस वाला थोड़ा रिलीव्ड था। आखिर ब्लैक बेयर को पूरे देश में फिजिकल किंग कहा जाता है, वो इतनी आसानी से कैसे गिरता? ब्लैक बेयर मुस्कुराते हुए बोला, तू सोचता है मैं गिर जाऊंगा एक हाई स्कूलर की किक से? लेकिन जब तक वो अपनी बात पूरी करता, बैंग, सनवू ने एक और पंच मारा, इस बार सीधा उसके चेहरे पर। ब्लैक बेयर का फेस जमीन से टकराया और वो गिर गया। अब तो ग्लासेस वाले को भी विश्वास नहीं हो रहा था, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन सनवू ने यहीं नहीं रोका, उसने एक के बाद एक पंचेस बरसाने शुरू कर दिए। ऐसा लगा जैसे वो उस लड़के को विजडम पढ़ा रहा हो। सिर तोड़कर ब्लैक बेयर ने जैसे तैसे उसे वेस्ट से पकड़ लिया और जोर से स्क्वीज करने लगा। सनवू ऑफ गार्ड हो गया। ब्लैक बेयर बोला, ये अल्टीमेट मूव एक हाई स्कूलर पर यूज करना शेमफुल है, लेकिन अब मजा आएगा। ग्लासेस वाले को तुरंत पहचान में आ गया, द बोन क्रशर, वो मूव जिससे कोई बच नहीं सकता। उसने सोचा कि अब फाइट रोकनी पड़ेगी, लेकिन तभी उसे शॉक लगा, सनवू अभी भी हिल रहा था। ब्लैक बेयर को समझ नहीं आ रहा था उसके बोन्स क्रश क्यों नहीं हो रहे। सनवू पूरी ताकत से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और तभी बैंग, उसने अपना सिर उठाकर सीधा ब्लैक बेयर के सिर से टकराया। ब्रूटल हेडबट। इंपैक्ट इतना तेज था कि ब्लैक बेयर ने अपनी ग्रिप छोड़ दी। उसने सोचा कहीं सनवू ने बोन्स में मेटल इंप्लांट तो नहीं करवा रखे, लेकिन सनवू ने वहीं नहीं रुका। एक के बाद एक हेडबट्स, स्कल क्रैक हो गया, दांत टूट गए और चेहरा पेस्ट बन गया। ग्लासेस वाला चिल्लाया, रुको, वो ऑलरेडी अनकॉन्शियस है। फिर बोला, शांत हो जाओ, अगर अभी नहीं रुके तो ये क्लीन अप करना नाइटमेयर बन जाएगा। उसने तुरंत कॉल किया, कार एक्सीडेंट से हेड ट्रॉमा हुआ है, रूम 202, बिल्डिंग बी, जल्दी आओ। सनवू, जो अब बहुत कमजोर लग रहा था, ग्लासेस वाले से बोला, तुम लोग आखिर हो कौन? ग्लासेस वाले ने एक कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, इस कार्ड पे जो कांटेक्ट है वो तुम्हें वो सब दे सकता है जो तुम चाहते हो। सनवू कंफ्यूज था, तुम उसकी टीम में हो? ग्लासेस वाला हंसते हुए बोला, नहीं, मैं तो तुम्हारी टीम में सोच रहा था। तभी कुछ मास्क्ड लोग रूम में आए। उनका काम था ब्लैक बेयर को उठाना और सीन को क्लीन करना। एक मास्क्ड आदमी ने ग्लासेस वाले से कहा, स्टेटस कंफर्म हो गया है, क्या रैप अप कर दें? ग्लासेस वाला बोला, एंश्योर करो कि ब्लैक बेयर अभी कुछ देर तक कॉन्शियसनेस में ना आए। ओके, मास्क्ड गाय ने जवाब दिया और क्लीन अप शुरू हो गया। सनवू वहीं बैठा सोच रहा था, ये लोग क्या हैं आखिर? फिर वो चश्मे वाला आदमी उसे एक बिजनेस कार्ड देता है और कहता है, इस कार्ड पे जो कांटेक्ट है वो उस इंसान का है जो तुझे वो सब दे सकता है जो तू चाहता है। सनवू ने वो कार्ड तो ले लिया, लेकिन उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि वो किस बारे में है।
ग्लासेस वाले आदमी ने कहा, तुझे बस उसके लिए फाइट करना है जिसे तू सर्व करता है। लेकिन सनवू ने कार्ड को मुट्ठी में दबाया और बोला, गेट लॉस्ट। उसने कार्ड को सीधा डस्टबिन में फेंक दिया और कहा, मुझे पैसे कमाने के लिए फाइट करनी ही नहीं, और पता नहीं तू इस बार क्या स्कैम चला रहा है। वो रूम से बाहर निकल गया। ग्लासेस वाला उसके पीछे नहीं गया, लेकिन मन ही मन उसने सोचा, सोच कभी भी बदल सकती है। कुछ मिनट बाद मेंस वॉशरूम में सनवू अपने चेहरे पर पानी डाल रहा था। वो खुद से बड़बड़ा रहा था, डैम, मेरी लाइफ चाहे जैसी भी हो, कम से कम मां की विश तो पूरी करनी थी कि मैं कभी किसी से लड़ाई ना करूं। तभी उसके फादर अंदर आ गए। उन्होंने पूछा, तू यहां क्या कर रहा है और इस हालत में कहां जा रहा है? सुन वो गुस्से में बोला, तू ही बता, इस हालत का जिम्मेदार कौन है? क्यों कुछ नहीं किया तूने? एक बॉक्सिंग चैंपियन होते हुए तू ह्यूज डेट में कैसे फंस गया? ऑफर्स भी थे तेरे पास, या फिर ये बताने वाला है कि तेरा चैंपियन प्राइड किसी लोकल बॉक्सिंग जिम से बड़ा है? मुझे ये भी नहीं पता कि नेशनल टीम से तुझे क्यों निकाला गया, लेकिन क्या वो बेकार सा प्राइड तेरी बीमार और कमजोर मां से ज्यादा जरूरी था? उसका बाप चुप रहा, कोई जवाब नहीं था। फिर वो बिना कुछ कहे वॉशरूम से बाहर निकल गया। जाते हुए बस इतना कहा, कहीं मत जाना, हॉस्पिटल में ही रह। कुछ पल बाद सनवू को अचानक चक्कर आने लगे। वो गिरते गिरते बचा और जमीन पर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये डिजीनेस और हेडेक क्यों हो रही है। वो सोचने लगा, शायद ये लैक ऑफ स्लीप की वजह से है, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। वो खुद से बोला, मेरा सिर हमेशा तभी दर्द करता है जब मैं उसे देखता हूं, क्योंकि मैं उसे हेट करता हूं। उसे अपने बाप से नफरत थी, क्योंकि वो हमेशा इंजरीज लेकर आता था और हर बार उन बुलीज के माँ बाप के सामने झुक जाता था जिनसे सनवू की लड़ाई होती थी। सनवू को अपने बाप पर भरोसा करना भी नहीं था। वो नहीं मानना चाहता था कि उसके बाप ने एवरीथिंग ही नीडेड टू डू किया है, लेकिन खुद भी ऐसा फील कर रहा था जैसे किसी गड्ढे में डूब रहा है, क्योंकि एक हाई स्कूलर होने के नाते जो डीप सी फिशिंग बोट पर भी नहीं जा सकता, उसके लिए लाइफ बदलना इम्पॉसिबल लग रहा था। डेली एक्सपेंसेस निकालना भी मुश्किल हो रहा था। हार्ड वर्क करते हुए जो डिलीवरी बाइक उसकी कंपनी की थी, वो भी बर्बाद हो गई थी, क्योंकि उसने स्कूल के बुलीज के साथ खेलने से मना कर दिया था। उन बुलीज की वजह से उसके ऊपर बाप का डेट और बढ़ता गया, और मां को छोड़कर वो घर से भाग भी नहीं सकता था। उसकी लाइफ पूरी तरह से पिट में थी। पर अचानक उसे होश आया। वो हॉस्पिटल बेड पर था। सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसे कुछ याद नहीं था कि उसे किसी और रूम में कब शिफ्ट किया गया। उसने अपना फोन निकाला ये चेक करने के लिए कि कब से सो रहा है, लेकिन मूड एकदम जीरो हो गया जब उसने अपने बाप का टेक्स्ट देखा। उसने मैसेज खोला। टेक्स्ट में लिखा था, अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे सब कुछ बता दूं, आज रात। सनवू शॉक्ड रह गया। अब क्या छुपा रखा है इसने? फिर उसने सोचा, मां को चेक कर लूं। उसने बाप को कॉल किया और पूछा, मॉम कैसी हैं? लेकिन जवाब में उसके बाप ने कहा, घर मत आना, वहां कुछ गैंगस्टर्स छिपे हुए हैं, बहुत डेंजरस है। उसने बताया कि उसे दूसरे हॉस्पिटल रूम में शिफ्ट किया गया है, एक नए नाम के साथ, ताकि वो सेफ रहे। सनवू पैनिक में आ गया। तो मां कहां है? उसके बाप ने कहा, पुलिस स्टेशन के पास के एक मोटल में छिपी हुई है, वो सेफ है और मैं ज्यादा देर बात नहीं कर सकता, फिलहाल कहीं मत जाना। फोन कट गया। कुछ पल सनवू चुप बैठा रहा और फिर खुद को ब्लेम करने लगा। अगर मैंने उन गैंगस्टर्स से पंगा नहीं लिया होता तो सब कुछ इतना खराब ना होता। उसने डिसाइड किया कि अब सबसे पहले अपनी मां को ढूंढेगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर भागने वाला था, फिर से फोन आया। कॉलर आईडी डैड। उसने तुरंत उठा लिया, लेकिन आवाज किसी और की थी। वो आदमी घबराते हुए बोला, आर यू मिस्टर कैंगसन? सनवू बोला, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? वो आदमी बोला, बहुत बुरा हुआ है, तुम्हारे डैड गिर गए हैं, वो बेहोश हैं, हालत बहुत खराब है। वर्क एक्सीडेंट में उनके मल्टीपल बोन्स और रिब्स टूट चुके थे। कुछ घंटे बाद इंटेंसिव केयर यूनिट में सनवू अपने हेविली इंजर्ड और अनकॉन्शियस पिता को देख रहा था। डॉक्टर ने कहा, सर्जरी बहुत मुश्किल है, सिर्फ सर्जरी के खर्चे ही 100 मिलियन वन से ज्यादा होंगे, और फिर लंबी ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन भी है। ये सब सुनकर सनवू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहां से लाए इतना पैसा, कहां से शुरू करें। सनवू को अचानक याद आया कि उसने रेड बिजनेस कार्ड तो डस्टबिन में फेंक दिया था, तो वो बिना वक्त गंवाए सीधा उसी रूम की तरफ भागा जहां उसे पहले इलाज मिला था। कुछ मिनट भागने के बाद वो रूम 202 पहुंचा, लेकिन बिन एकदम खाली था। लगता था उसे साफ कर दिया गया है। सनवू वहीं जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। सब मेरी गलती है, वो बड़बड़ाने लगा।
अपने पिता से माफी मांगने लगा। रोते हुए कहा, काश मैं मर ही गया होता। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, क्या तुम रेड बिजनेस कार्ड ढूंढ रहे हो? वो वही ग्लासेस वाला आदमी था। उसने पूछा, क्या तुम्हारा मन बदल गया है? सुन वू ने तुरंत पूछा, कितना दे सकते हो तुम? वो आदमी अपने ग्लासेस को छूते हुए बोला, कम से कम 10 अरब वन, अगर तुम जीत गए। और अगर जीत नहीं भी पाए लेकिन पॉपुलैरिटी मिल गई तो भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। उसने फिर पूछा, तो इंटरेस्टेड हो हमारे साथ काम करने में? नेक्स्ट सीन, एक ऑफिस में ग्लासेस वाला आदमी, अब जिसका नाम था किम, सनवू को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है। किम कहता है, आराम से पढ़ो, जब रेडी हो जाओ तो साइन कर देना। सनवू ने पेपर्स उठाए और देखा जो फाइटिंग वार्ड लिखा था। उसे क्यूरियोसिटी हुई, ये क्या है? किम ने बताया, ये एक सीक्रेट अंडरग्राउंड फाइटिंग टूर्नामेंट है जहां ऐसे फाइटर्स पार्टिसिपेट करते हैं जिन्हें हॉस्पिटल्स में दी गई डेंजरस डोपिंग ड्रग्स से मॉन्स्टरस पावर्स मिलती हैं। सनवू शॉक्ड था। क्या तुम लोग डोपिंग करवाते हो? उसने साफ मना कर दिया, मैं ऐसा काम नहीं करता। किम फिर भी उसे डोपिंग ड्रग्स दिखाने लगा। उसने कहा, ये सिर्फ सिंपल ड्रग्स नहीं है, कुछ तो ऐसे हैं जो बूढ़ों को भी मॉन्स्टर स्ट्रेंथ दे देते हैं। ऑफ कोर्स ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं। सनवू ने पूछा, तुम हो कौन? किम ने ग्लासेस एडजस्ट किए और बोला, सॉरी फॉर द लेट इंट्रो, मैं किम मिनाक हूं, एक स्काउट, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान के लिए जो फाइटिंग वार्ड में हिस्सा लेता है। सनवू को उसकी आइडेंटिटी का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन किम बोला, अभी आइडेंटिटी की चिंता मत करो, डोपिंग की बात ज्यादा जरूरी है। फिर उसने कहा, अब तक कोई भी बिना डोपिंग के टूर्नामेंट नहीं जीता। सनवू फिर भी अड़ा रहा, मैं डोपिंग नहीं करूंगा। किम ने कहा, ठीक है, मैं अब डोपिंग की बात नहीं करूंगा, अरीना में वैसे भी तुम्हें सब पता चल जाएगा। सनवू ने सोचा, ये सुन ही नहीं रहा मुझे। किम ने टूर्नामेंट का सिस्टम समझाया, अगर तुम टॉप 20 तक पहुंच गए तो स्पॉन्सर चुन सकते हो, उसी इंपॉर्टेंट इंसान को अपना स्पॉन्सर बनाकर आगे जीत तक जा सकते हो। सनवू ने बोला, ठीक है, सारी बकवास समझ आ गई, अब बस पैसे दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। किम ने शांति से कहा, तुम्हारी रिक्वेस्ट में प्रॉब्लम है, पेमेंट सिर्फ टूर्नामेंट के जरिए पॉसिबल है। सनवू गुस्से में चिल्लाया, आर यू किडिंग मी? अगर पैसे की गारंटी नहीं तो क्यों करूं मैं ये सब? किम बोला, रिलैक्स, तुम्हें पैसे अपने बाप की सर्जरी के लिए चाहिए और उन्हें सेफ भी रखना है, सही कह रहा हूं ना? सनवू शॉक्ड, तुम्हें ये सब कैसे पता? किम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बोला, तुम बस फाइट करो हमारे बॉस के लिए, सर्जरी, सेफ्टी और डेट सब हम देख लेंगे। सनवू उसके वर्ड से थोड़ा इमोशनल हो गया। पर मैं तुम्हारे भरोसे कैसे रह सकता हूं? उसने पूछा। तभी उसका फोन बजा, मां की कॉल। उसने तुरंत उठाया। मां, सब ठीक है ना? मां बोली, सुना है तूने हॉस्पिटल बिल्स भर दिए और बॉडीगार्ड्स भी भेजे हैं। सनवू खुद चौंक गया, मैंने कब किया ये सब? किम ने धीरे से कहा, अब तुम आराम से रहो, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए सेफ हाउस ऑलरेडी रेडी है। फिर बोला, ऑनेस्टली हमारे पास तुम्हारे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। सनवू ने फिर कॉल पर अपनी मां से कहा, हाँ मां, वो लोग मेरे ही भेजे हुए हैं, जैसे वो कहें वैसे करना, मैं जल्दी आऊंगा। और कॉल काट दिया। अब वो किम की तरफ देखकर सीरियस हो गया। प्राइज इतना बड़ा क्यों है? 10 अरब वन, किम ने जवाब दिया। 10 अरब तो सिर्फ बेस प्राइज है, जितनी ज्यादा बेटिंग होगी प्राइज और बढ़ेगा। एक विनर ने तो 15 अरब भी लिया है। सनवू शॉक्ड, दैट्स इनसेन। किम बोला, संभव है, लेकिन डाउनसाइड भी है। 90% लोग या तो मर जाते हैं या अपाहिज हो जाते हैं, सिर्फ 10% ही सही सलामत बाहर आते हैं। सनवू, इतने लोग मरते हैं और फिर भी किसी को पता नहीं चलता? किम बोला, यही वजह है कि ये सीक्रेट है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही हम तुम्हारा डेथ एलिबाई बनाते हैं। सनवू स्टन्ड, डेथ एलिबाई? किम ने बताया, हॉस्पिटल बेस्ट जगह है फेक डेथ प्लान करने की, चाहे डिसअपीयरेंस हो, इलनेस, फॉल या ड्रग्स, सब कुछ हम फेक कर सकते हैं। सनवू फिर बोला, और अगर मैं ये सब रिपोर्ट कर दूं तो? किम ने बड़ी ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें एक पागल ड्रग एडिक्ट दिखाना मुश्किल है? और वैसे भी कौन मानेगा किसी पागल की बात जो एक ऐसे टूर्नामेंट की रिपोर्ट कर रहा है जो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता? वो आगे बोला, और वैसे भी तुम्हारे रिपोर्ट करने से पहले ही तुम ऑफिशियली डेड डिक्लेयर हो चुके होगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस हॉस्पिटल सिस्टम। उसके चेहरे पर एक शातिर सी मुस्कान थी। फिर उसने काल्म होकर कहा,
सनवू, ये सब तुम्हारी मर्जी पर है, पार्टिसिपेट करना है या नहीं, तुम डिसाइड करो। उसने पूछा, तो क्या तुम अब साइन करना चाहोगे या कुछ दिन सोचने के लिए लेना चाहोगे? ज्यादातर लोग टाइम लेते हैं, लेकिन सनवू की आंखों में अब कोई हेजिटेशन नहीं थी। वो बोला, मुझे एक दिन भी नहीं चाहिए, मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, बस तुम अपना वादा निभाना। किम की मुस्कान और भी गहरी हो गई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें जीत का यकीन हो। लेकिन तभी सनवू को अचानक अपनी गर्दन पर एक चुभन महसूस हुई। पीछे से एक नर्स आई थी और उसने उसे इंजेक्ट कर दिया था। सनवू चौंक गया, उसने स्ट्रगल करने की कोशिश की। क्या कर रहे हो तुम लोग? किम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रिलैक्स सनवू, ये बस एनेस्थीसिया है तुम्हें अरीना ले जाने के लिए। और याद रखना, तुम्हारे पेरेंट्स की सेफ्टी, सर्जरी, सब कुछ सिर्फ तब तक है जब तक तुम टूर्नामेंट में हो। सो मेक श्योर यू विन एंड सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।